हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बच्चों, अभी हम इतिहास में तीसरे चैप्टर को पढ़ रहे हैं जो आपका इस सत्र का सबसे लास्ट का चैप्टर है। पहले वीडियो के माध्यम से आपने भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया कि वास्तव में भूमंडलीकरण होता क्या है, जिसको हम वैश्वीकरण के नाम से भी जानते हैं। आज के वीडियो के माध्यम से आपको मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि यह भूमंडलीकरण पूरे विश्व का ज्ञान या विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का पूरे विश्व स्तर पे प्रसार कैसे हुआ और उसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार थे, जिसमें इस पूरे प्रक्रिया को हम दो भागों में बांट कर देखते हैं। पहला भाग इसमें है आधुनिक युग से पहले का भाग, और जो दूसरा भाग है आपका 19वीं शताब्दी के बाद का, जिसे हम 1815 से लेकर 1914 का समय मानते हैं। अभी हम सिर्फ आज आपके आधुनिक युग से पहले की जो प्रक्रिया थी, वैश्वीकरण में जो जो फैक्टर जिम्मेदार थे 1815 से पहले यानी 19वीं शताब्दी से पहले, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 19वीं शताब्दी से पहले, आधुनिक युग से पहले, इस भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में और इस भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को जन्म देने वाले जो प्रमुख कारक थे, उसमें से जो सबसे पहला कारक था वो था आपका रेशम मार्ग। इसको हम रेशम मार्ग क्यों कहते हैं? जब पुनर्जागरण की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ और इसकी शुरुआत जो हुई वो इटली से हुई। आपने इसमें विभिन्न प्रकार के क्रांतियों के माध्यम से इसको समझने का प्रयास किया है। उसी प्रक्रिया के तहत जब एक तरह से पुनर्जागरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और यूरोप के जो विभिन्न देश थे वो इतने जागरूक हो चुके थे कि वे नए नए वस्तुओं की खोज में अपने राजा महाराजाओं की मदद से, अपनी सरकार की मदद से वो विश्व के विभिन्न भागों में उन्होंने जाना प्रारंभ किया, यानी विभिन्न प्रकार की यात्राएं करनी प्रारंभ की। और उस यात्राओं के पीछे उनका एक स्वार्थ व्यापार का था। जब वो विश्व के विभिन्न देशों में जाते थे, अपने यहाँ के विभिन्न महत्वपूर्ण वस्तुओं को ले जाकर वहाँ पर बेचते थे और वहाँ से की जो महत्वपूर्ण वस्तुएं थी उनको अपने यहाँ लेके जाते थे। उस समय चीन में एक उत्तम प्रकार के रेशम का उत्पादन होता था, और जब यूरोपीय देशों ने, पश्चिमी देशों ने इसे अरब के मार्केट में देखा तो वो इसके आकर्षण में धीरे धीरे भारत और चीन पहुंचे और उन्होंने चीन से इस रेशम को विभिन्न इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर से होते हुए दक्षिण अफ्रीका के किनारे से अटलांटिक महासागर से होते हुए ये आपके यूरोप तक पहुंचे। और अरब कंट्री के पास जो कुस्तुनतुनिया प्रायद्वीप है, भूमध्य सागर के आसपास से ये यूरोप के विभिन्न देशों में इन्होंने एक तरह से जाना प्रारंभ किया। और इसीलिए इस मार्ग को जो आपका अटलांटिक महासागर होते हुए और अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होते हुए, इंडियन ओशियन होते हुए और एशिया के विभिन्न देशों में इनका जाना प्रारंभ हुआ। इसको हम रेशम मार्ग के नाम से जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले यहाँ से रेशम का व्यापार किया गया, इसीलिए इसको रेशम मार्ग कहते हैं। तो इस रेशम के कारण भी एक तरह से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आकर्षित होकर गए और वहाँ के बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की। दूसरा जो बिंदु है इसमें, भोजन। आप देखते होंगे कि जो भी हम अपने भोजन में विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, तो क्या यह सभी वस्तुएं हमारे भारत में ही उत्पन्न हुई या पहले से ही हमारे यहाँ थी? ऐसा नहीं है। एक चीन से होते हुए स्पैघेटी, जिसको हम नूडल्स बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के नूडल्स जो है वो पश्चिमी देशों में गए
और पश्चिमी देशों में इन नूडल्स का एक तरह से प्रचलन बढ़ गया, जबकि यह एशिया के कुछ देशों तक ही सीमित थे। इस भोजन के कारण विश्व के विभिन्न देशों, खासकर पश्चिमी देशों में, जिसमें आपके यूरोप के विभिन्न देश हैं, आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, इन सभी देशों में इसका प्रसार हुआ और इस नूडल्स के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना हुआ और एक दूसरे के स्थानों के बारे में लोगों की पहचान हुई। इसी से संबंधित विभिन्न प्रकार के आलू, सोयाबीन, शकरकंदी, ये विभिन्न प्रकार के जो क्रॉप्स हैं, फसल हैं, क्या यह हमारे यहाँ पहले से थोड़ी पैदा हुई थी? यह इनका आगमन एक तरह से जब कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई, उसके उपरांत यह विश्व के विभिन्न देशों में इसका प्रसार हुआ। तो इस तरह से अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोगों का जाना नहीं होता तो इन सब वस्तुओं का प्रसार नहीं होता और एक दूसरे के वस्तुओं के विशेषताओं के बारे में लोगों को जानकारी नहीं प्राप्त होती और यह भूमंडलीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं होती। तीसरा फैक्टर इसमें था विजय, बीमारी और व्यापार। ये तीनों फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण हैं। विजय के बारे में आप जानते ही हैं, आपको पहले से पता है कि हमारे भारत में विभिन्न प्रकार की विदेशी आक्रांताएं जो हैं वो आती रही हैं और आकर हमारे ऊपर उन्होंने शासन किया है। तो इसी तरह से इनका विश्व के विभिन्न देशों में भी जाना हुआ होगा और वो विश्व के विभिन्न देशों में जाकर यहाँ दूसरे देशों की संसाधनों से आकर्षित होकर वे वहाँ जाते थे और उस पर अपना उपनिवेश स्थापित करते थे, विजय प्राप्त करते थे। विजय प्राप्त करके उन्होंने अपना शासन वहाँ पर थोपते थे। दूसरा है बीमारी। विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बारे में आपने पहले भी सुना होगा और वर्तमान में भी हम इस विशेष बीमारी को झेल रहे हैं। इसी में आपने पोलियो और चेचक का नाम सुना होगा। यह पोलियो और चेचक हमारे देश में पहले नहीं था, लेकिन यह वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण ही किसी एक वस्तु का उत्पादन होता है, किसी एक वस्तु की पहचान होती है और उसकी मार्केटिंग पूरे विश्व में होती है। उसी तरह से किसी साइंस के क्षेत्र में कोई एक प्रयोग होता है, उसका प्रसार पूरे विश्व में होता है। इसी तरह से किसी एक देश में बीमारी होती है, उस बीमारी का भी प्रसार पूरे विश्व में होता है, क्योंकि हम उससे बच नहीं सकते, क्योंकि हम एक दूसरे से इतना कनेक्टेड हो गए हैं, एक दूसरे से इतना जुड़ गए हैं कि हम चाह के भी इन सब चीज़ों से नहीं बच सकते। यानी अपने आप को बचाना है तो हमें पूरे विश्व को ध्यान में रखकर काम करना पड़ेगा। अगर हम पूरे विश्व को बचाएंगे तो हम बच पाएंगे, नहीं तो नहीं बच पाएंगे। किसी भी चीज़ से विश्व प्रभावित होगा तो हम भी प्रभावित होंगे। उसी तरह जैसे पोलियो और चेचक का उदाहरण मैंने दिया आपको कि यह पहले हमारे यहाँ नहीं थे, लेकिन विभिन्न प्रकार के लोगों के, व्यापारियों के आने के कारण या किसी न किसी माध्यम से बीमारी हमारे पास आई होगी। इसका वायरस जो है हमारे यहाँ एक तरह से लोग उससे इन्फेक्ट हुए होंगे और धीरे धीरे उसका प्रसार हुआ होगा। इसी तरह से पोलियो का था, बाद में इसके विभिन्न प्रकार के टीके बनाए गए, वैक्सीन बनाई गई और जिसके कारण इस बीमारी पर एक तरह से विजय हासिल किया गया। अभी वर्तमान में हम कोरोना बीमारी को झेल रहे हैं, ये भी एक वैश्वीकरण का ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह चाइना देश से इसके वायरस उत्पन्न हुए और चाइना के माध्यम से विश्व के विभिन्न देशों में इसका प्रसार हुआ और आज पूरा विश्व इस त्रासदी को झेल रहा है। अगर चाइना ने इस बात का ध्यान दिया होता कि अगर हम जो भी कुछ कर रहे हैं इसका प्रभाव पूरे विश्व पे पड़ेगा, खुद पे भी पड़ेगा, तो शायद अगर वो विश्व को ध्यान में रख के काम करता तो यह स्थिति नहीं उत्पन्न होती। दूसरा व्यापार, अंतिम बिंदु है इसमें व्यापार। व्यापार जो है आज पूरे विश्व की एक तरह से मजबूरी है। कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा देश है जो पूर्ण हो, इसे हम नहीं कह सकते, क्योंकि पूर्णता किसी में भी नहीं है। और यदि पूर्णता नहीं है तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि हमें एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ेगा। और निर्भर रहने का मतलब हो गया कि आपस में हमें लेन देन भी करना पड़ेगा, और इस लेन देन की प्रक्रिया को ही हम व्यापार कहते हैं। यह एक ज़िले से दूसरे ज़िले में होता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक देश से दूसरे देश में। इस तरह से यह स्थानीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका जो है आपस में
एक श्रृंखला बनी हुई है, एक चेन बना हुआ है और उस चेन के तहत इस व्यापार का काम होता है। जो भी हम